We'll be talking about prokaryotic cells. The next topic. The prokaryotic cells are represented by bacteria, blue green algae, mycoplasma, and PPLO. Okay, fluoro pneumonia-like organism. They are generally smaller and multiply more rapidly than the eukaryotic cells. ठीक है, देखो प्रोकैरियोटिक सेल्स का एक्सक्लूसिव किंगडम कौन सा है? इट इज मोनेरा. ठीक है, तो जितने भी आपके मोनेरन्स हैं सारे ही प्रोकैरियोट्स हैं. ठीक है, तो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया इज आल्सो बिलोंगिंग टू मोनेरा. ठीक है, और माइकोप्लाज्मा अलग से पढ़ते हैं, पीपीएलओ, फ्लोरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. ठीक है, तो दे जनरली आर स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली. अब देखो ये जो रीजन है ना, दे मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल्स. क्यों है ऐसा? क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास कोई भी ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं होता एक्सेप्ट राइबोसोम. न्यूक्लियस के अलावा इसके पास और क्या ऑर्गेनेली प्रेजेंट है? उसके पास सिर्फ राइबोसोम प्रेजेंट है. उसकी सेल मशीनरी सिंपल है. ठीक है, तो सेल मशीनरी इज सिंपल. प्रोसेसेस है सारी कॉम्प्लेक्स करता है. ठीक है, क्योंकि मोनेरा के लिए आपने लाइन पढ़ी होगी, मोस्ट कॉम्प्लेक्स बिहेवियर. ये मोनेरा किंगडम की एक्सक्लूसिव लाइन है. ठीक है, तो उनकी जो सेल मशीनरी है ना वो सिंपल है. मतलब क्यों बोला मैंने सिंपल? क्योंकि उनके पास ऑर्गेनेलीज ही नहीं है. ठीक है, अगर सेल मशीनरी सिंपल होगी तो उनके डिवीजन के टाइम में टाइम लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि डिवाइड करने के लिए क्या चाहिए? सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड होगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा और राइबोसोम्स आपस में शेयर होंगे, या राइबोसोम्स जो है वो डिवाइड होंगे. इसके अलावा कोई ऑर्गेनेली उनके पास डिवीजन के लिए है ही नहीं. दिस इज द रीजन वाई दे डिवाइड रैपिडली. ठीक है, ये हो गया. दे मे वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज. ठीक है, फोर बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया आर bacillus which is rod like, focus which is spherical, vibrio is comma shaped and spirillum is spiral. This is a bacillus, this is a focus. ठीक है, this is a vibrio shape and this is a spiral bacteria. ठीक है, ये होते हैं बैक्टीरियल शेप्स. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर इवन दो प्रोकैरियोट्स एग्जिबिट अ वाइड वैरायटी ऑफ शेप्स एंड फंक्शंस. देखो प्रोकैरियोटिक सेल लाइक एनी अदर सेल, उसके पास बेसिक चीजें तो होंगी ही होंगी. उसके पास पूरी सेल बॉडी होगी, सेल बॉडी में उसके पास साइटोप्लाज्म होगा और उसके पास न्यूक्लियस भी होगा और उसके पास सेल मेम्ब्रेन भी होगी. ठीक है, उनके शेप्स एंड फंक्शंस काफी अलग अलग हैं क्योंकि एक तो मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं. ठीक है, और ऊपर से क्या उनके पास मतलब डाइवर्सिटी काफी है. मोनेरा के लिए आपने जब बायोलॉजी क्लासिफिकेशन में पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा ना कि दे वर अ डाइवर्स, दे आर अ डाइवर्स किंगडम. ठीक है, डाइवर्स किंगडम था मोनेरा. दे वर सिंपलेस्ट बट दे वर हैविंग द मोस्ट कॉम्प्लेक्स बिहेवियर. इसीलिए ये चीज बोली जाती है कि दे एग्जिबिट अ वाइड वैरायटी ऑफ शेप्स एंड फंक्शंस. ठीक है, all prokaryotes have a cell wall surrounding the cell membrane except mycoplasma. So mycoplasma के लिए एक लाइन बोली जाती है, इधर तो नहीं दे रखी, बट mycoplasma are the bacteria with their coats of. क्यों बोला इसको ऐसा? बिकॉज दे डू नॉट हैव अ सेल वॉल अराउंड देम. ठीक है, सारों के पास, सारे प्रोकैरियोट्स के पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा. उनके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है. ठीक है, फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज साइटोप्लाज्म अगेन. ठीक है, देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. हाँ, न्यूक्लियस यहाँ पर वेल डिफाइंड नहीं होता. क्यों नहीं होता? मतलब नहीं होता. और क्या होता है उसकी जगह पर? उसकी जगह पर आपके पास न्यूक्लियर प्रेजेंट होता है. तो जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेकेड विच इज नॉट एनवेलप्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ठीक है, उसको आप न्यूक्लियोइड बोलते हो. अब देखो न्यूक्लियोइड के पास भले ही मेम्ब्रेन नहीं है बट फिर भी न्यूक्लियोइड ऐसा नहीं है कि जेनेटिक मटेरियल पूरे सेल में फैला हुआ है. नहीं, इट इज कंस्ट्रेन्ड एट अ पर्टिकुलर स्पेस विच इज नॉट just bound by a membrane but still it is constrained in a one particular space, one particular compartment. ठीक है, ऐसा नहीं कि सब जगह पे फैला हुआ है, वो ऐसा नहीं है. ठीक है, कंपार्टमेंट है उसका भी, बस उसके अराउंड मेम्ब्रेन नहीं है. ठीक है, in addition to the genomic DNA the bacteria have small the single chromosome circular DNA which is the genomic DNA. ठीक है, बैक्टीरिया का जीनोमिक डीएनए कैसा है? बैक्टीरिया का जीनोमिक डीएनए डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है. ठीक है, DS स्टैंड्स फॉर डबल स्टैंडर्ड, दिस इज एंड दिस इज आल्सो सर्कुलर. ठीक है, प्लस सिंगल क्रोमोसोम है. हमारा डीएनए कैसा है? हमारा डीएनए डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए है. ठीक है, और इसका कैसा है? सिर्फ ये, तो यहाँ से सिंगल क्रोमोसोम बनता है. ओके, उसके अलावा और क्या है? they are having many bacteria have small circular DNA outside the genomic DNA which is called plasmid.
and they are going to confer certain unique phenotypic characters to the bacteria. An example of it is resistant to antibiotics. 12th क्लास के सिलेबस में पढ़े होंगे सबके सब, ठीक है। तो प्लाज्मिड्स के बारे में जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा वो अब पढ़ लेंगे 12th क्लास में, जिन्होंने पढ़ रखा है वेल एंड गुड, ठीक है। तो प्लाज्मिड्स आर द ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग डीएनए प्रेजेंट इनसाइड द बैक्टीरिया, ठीक है। इसको और अच्छे से आप डिफाइन कर देते हैं। प्लाज्मिड्स आर autonomously replicating double-stranded circular DNA outside the nucleoid, ठीक है, या आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए, ये प्लाज्मिड होता है। प्लाज्मिड ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग का क्या मतलब है कि ये जीनोमिक डीएनए से इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेशन शो कर सकता है कभी भी, ठीक है। जब इसको डिवाइड करना है, इट विल नॉट बी अंडर द कंट्रोल ऑफ जीनोमिक डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। और इसका काम क्या है, इट कन्फर्स phenotypic characters to a particular bacteria, ठीक है। इसके पास कुछ जीन्स का सेट होता है जो किसी पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के अगेंस्ट एक बैक्टीरिया को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उसका एक फिनोटिपिक कैरेक्टर एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया को मिल जाता है, ठीक है। और भी चीजें होती हैं प्लाज्मिड से रिलेटेड, वो हम क्लास 12 में पढ़ेंगे इन बायोटेक्नोलॉजी। फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि ये फिनोटिपिक कैरेक्टर कन्फर करता है। एग्जाम्पल रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स, उसके पास जीन्स ऐसे होते हैं जो किसी पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के अगेंस्ट अपना रेजिस्टेंस शो कर सकते हैं। इसीलिए कुछ बैक्टीरिया लाइक पेनिसिलिन से रेजिस्टेंट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनके पास जीन है वो वाले जो पेनिसिलिन के अगेंस्ट उनको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कन्फर कर रहा है, ठीक है। इन हायर क्लासेस यू विल लर्न दैट दिस प्लाज्मिड डीएनए इज यूज्ड टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए। यही करते हैं। ये लाइन को एक्सप्लेन थोड़ा सा कर देती हूँ कि जब आपको कोई बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन करनी होती है, दैट मीन्स आपको कुछ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना होता है, दो ऑर्गेनिजम्स के डीएनए को मिक्स करके आपको एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना होता है, तब आप प्लाज्मिड्स का यूज करते हैं, मेन जीनोम का यूज ना करके, ठीक है। आप प्लाज्मिड्स का यूज करते हैं और प्लाज्मिड्स के साथ आप कोई पर्टिकुलर जीन जो आपको इंट्रोड्यूस करवाना है किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में, वो आप प्लाज्मिड के अंदर डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या बनता है, आर डीएनए विच इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और ये ट्रांसफॉर्मेशन को शो करता है। लाइक अगर ये जीन ट्रांसफॉर्मेशन, क्या ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब चेंज, चेंज कैसा चेंज, कोई ऑर्गेनिज्म पहले किसी के पास सिर्फ ऐसा प्लाज्मिड था, लेकिन अब कैसा प्लाज्मिड है, अब ऐसा प्लाज्मिड है, तो ये क्या हुआ, ये ट्रांसफॉर्मेशन ही हुआ, आपके ऑर्गेनिज्म ने रिकॉम्बिनेंट डीएनए ले लिया अपने अंदर, तो वो ट्रांसफॉर्म हो गया। अब वो ट्रांसफॉर्म हुआ है या नहीं हुआ है, ये सब चीज़ हम कैसे चेक करते हैं, प्लाज्मिड के थ्रू चेक करते हैं, ठीक है, क्योंकि प्लाज्मिड के अंदर इवेंचुअली रिकॉम्बिनेशन हुआ है। उसके मेथड्स अलग अलग होते हैं, फिलहाल सिर्फ इतना याद रखिए आप, ठीक है। Nuclear membrane is found in eukaryotes. No organelles like the ones in eukaryotes are found in prokaryotic cell except for ribosome. ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं। Prokaryotes have something unique in the form of inclusions. उसके पास inclusion bodies होती हैं, ठीक है। A specialized differentiated form of cell membrane called mesosome is the characteristic of prokaryotes. Essentially, they are the enfoldings of cell membrane. इस डायग्राम में this is a eukaryotic cell. Prokaryotic cell का डायग्राम उसमें दिया हुआ नहीं है, लेकिन क्योंकि देखो प्रोकैरियोटिक सेल भी एक सेल है, यूकैरियोटिक सेल भी एक सेल है। अब इन दोनों को अपने मेटाबॉलिक प्रोसेसेस कैरी आउट करने हैं, ठीक है, एनर्जी दोनों को प्रोड्यूस करनी है। यूकैरियोटिक सेल के पास एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए कौन है, यूकैरियोटिक सेल के पास एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया है। प्रोकैरियोटिक सेल के पास माइटोकॉन्ड्रिया है क्या? प्रोकैरियोटिक सेल के पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, लेकिन एनर्जी तो प्रोकैरियोटिक सेल को भी चाहिए अपने सर्वाइवल के लिए, तो उसके पास एनर्जी कहाँ से आएगी, ठीक है, उसके पास एनर्जी आती है मीसोसोम से। लाइक ये अगर आपका प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है, तो यहाँ से दिस इज द सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल के अलावा यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन होगी। अब इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है ना, इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर होती हैं फोल्डिंग्स, ठीक है। इन फोल्डिंग्स को आप क्या बोलते हो, दीज आर कॉल्ड मीसोसोम्स। और ये मीसोसोम्स क्या करते हैं, ये मीसोसोम्स दे प्रोवाइड सरफेस फॉर मेटाबॉलिक रिएक्शंस या फिर एंजाइमेटिक रिएक्शंस, ठीक है। दे कंटेन रेस्पिरेटरी एंजाइम्स एंड प्रोड्यूस एनर्जी फॉर सेल, ठीक है। रेस्पिरेशन या बाकी के फंक्शंस को परफॉर्म करने से जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो सारी किसके थ्रू होती है, मीसोसोम के साथ होती है। उसके पास एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज या रिएक्शंस के लिए अपने सरफेस प्रोवाइड करता है,
और दूसरा इट हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ या फिर डिवीजन ऑफ सेल इनटू डॉटर सेल्स। ठीक है, तो इसका काम और कहाँ पे है, इसका काम सेल डिवीजन के अंदर भी है। ठीक है, और इसी फोल्डिंग को आप ब्लू ग्रीन एल्गी में क्या बोलते हैं, मीसोजोम्स आर कॉल्ड क्रोमेटोफोर्स इन ब्लू ग्रीन एल्गी। यहाँ पे कुछ कलर पिगमेंट्स स्टोर होते हैं, ठीक है, जो और फर्दर एंजाइमेटिक रिएक्शन कराने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड मेसोसोम व्हिच इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्रोकैरियोट्स। दे आर एसेंशियली द इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और यही आपको साइनोबैक्टीरिया में भी देखने को मिलती है। यहाँ पर इसका काम फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड होता है क्योंकि कलर पिगमेंट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटोफोर्स बोलते हैं। ठीक है, लिसोसोम के फंक्शंस आप लोगों ने अब समझ में आ गए होंगे। तो मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिर्फ एनसीईआरटी रीड करके सिर्फ एनसीईआरटी का ही डाटा बता रही हूँ, नो, मैं जो भी एक्सप्लेनेशन आपको मतलब जो भी चीज़ें आपके एग्जाम में आ सकती हैं, मैं आपको कोशिश कर रही हूँ कि मैं सारी ही आपको इसमें नोट करवा दूँ एनसीईआरटी में, जिससे कि रिवीजन के टाइम पे जब आप एनसीईआरटी रीड करने हो तो आपके पास जो एक्स्ट्रा नॉलेज आपको चाहिए वो भी प्रेजेंट हो साथ में। सो डोंट थिंक लाइक कि मतलब इस पीडीएफ से पढ़ा रही हूँ तो सिर्फ मैं आपको पर्टिकुलर एनसीईआरटी से ही पढ़ाऊंगी, नहीं, मैं एक्स्ट्रा नॉलेज भी इसमें जो भी आपको पता होनी चाहिए वो सारी इसमें एड ऑन करती चली जाती हूँ। ठीक है, सो मेक श्योर टू वॉच द वीडियो, ओके, यू विल डेफिनेटली understand whatever I'm trying to convey to you. Okay, now coming on to the next topic, cell envelope and its modification. Most prokaryotic cells, particularly the bacterial cells, have a chemically complex cell envelope. ठीक है, जो प्रोकैरियोट्स का सेल एनवेलप होता है वो काफी कॉम्प्लेक्स होता है। क्यों होता है, क्योंकि वहां पर 3 लेयर्स होती हैं, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, सॉरी, हाँ, सेल वॉल, ये 3 लेयर्स होती हैं। ठीक है, cell envelope consists of a tightly bound 3-layered structure that is the outermost glycocalyx which is followed by the cell wall and then the plasma membrane. तो क्या क्या चीजें होती हैं यहाँ पर, सबसे आउटर ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है, उसके बाद क्या है, सेल वॉल, और उसके अंदर फिर है सेल मेम्ब्रेन। Although each other the envelope performs distinct function, they act together as a single protective unit. क्योंकि ये एनवेलप का पार्ट है तो ये पूरी एक यूनिट की तरह ही काम करेगी। ठीक है, बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन द सेल एनवेलप and the manner in which they respond to the staining procedure which is developed by Gram. ठीक है, that is those take up the Gram stain are the Gram positive and the ones who do not are the Gram negative bacteria. अब ये टेक्निक को आपको डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, बट मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअली में ऐसे इनको क्लासिफाई क्यों किया गया। देखो, ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को आपको डिफरेंशिएट करना है। अब पहली चीज तो आपको यही समझ में आ गई कि जो लोग जो बैक्टीरिया स्टेन को ले रहे हैं, जो रिटेन कर रहे हैं स्टेन को, उसको बोले ग्राम पॉजिटिव, और जो स्टेन को नहीं रिटेन कर पा रहे हैं उनको क्या बोले, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बोले। अब देखो क्यों ऐसा, अब उनमें कुछ डिफरेंसेस भी तो होंगे जिसकी वजह से ग्राम पॉजिटिव कुड रिटेन द स्टेन व्हाइल ग्राम नेगेटिव कुड नॉट रिटेन द स्टेन। तो क्या डिफरेंसेस थे उसके, अब इस पे चलते हैं। देखो, एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होता है, और ये चल क्यों नहीं रहा, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के पास क्या थी, ग्राम नेगेटिव के पास एक एलपीएस मेम्ब्रेन थी। ठीक है, उसके सेल एनवेलप में एक एलपीएस मेम्ब्रेन थी विच इज लिपोपॉलीसेकेराइड। ठीक है, लिपोपॉलीसेकेराइड मेम्ब्रेन थी उसके पास, जो कि अल्कोहल से वॉश करने पर डिसॉल्व होगी। लिपिड था, लिपिड की बनी हुई थी पॉलीसेकेराइड मेम्ब्रेन। ग्राम नेगेटिव के पास सेल एनवेलप में एक मेम्ब्रेन थी एलपीएस, जो कि अल्कोहल से वॉश करने पर बीइंग अ लिपिड इट डिसॉल्व। ठीक है, ये पेन थोड़ा गड़बड़ कर रहा है मेरा। ठीक है, तो इट वॉज डिसॉल्व बाय एल्कोहल, और एल्कोहल से डिसॉल्व हो गई तो ये स्टेन को रिटेन नहीं कर पाई। ठीक है, लेकिन ग्राम पॉजिटिव के पास तो, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया था, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव के पास एलपीएस मेम्ब्रेन नहीं थी। ठीक है, एलपीएस मेम्ब्रेन उसके पास थी नहीं,
उसके पास जो सेल मेम्ब्रेन थी वो और ज़्यादा थिक थी, ठीक है। सेल वॉल बैक्टीरियल सेल वॉल को क्या बोलते हैं, बैक्टीरियल सेल वॉल को क्या बोलते हैं, पेप्टिडोग्लाइकन। तो जो पेप्टिडोग्लाइकन कंटेंट था ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पॉजिटिव में, तो वो ग्राम पॉजिटिव में पेप्टिडोग्लाइकन का कंटेंट ज़्यादा था और उसके पास एलपीएस नहीं थी। तो अल्कोहल का उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, और अल्कोहल का असर ना पड़ते हुए जो कि स्टेन हमारा म्यूरिन में या पेप्टिडोग्लाइकन के अंदर रिटेन होना था वो इजीली हो पाया, ठीक है। तो उसके पास एलपीएस नहीं थी, इसके पास एलपीएस थी। जो स्टेन था ना, वो स्टेन कहाँ पे रिटेन हो रहा था, वो स्टेन उसके सेल वॉल में रिटेन हो रहा था, उससे बाहर एलपीएस थी। अब मैं बाकी के सेल एनवेलप को ना बनाते हुए सिर्फ आपको ऐसे बताती हूँ, सिर्फ इतना ध्यान रखना, ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स वगैरह को भी भूल जाइए, सिर्फ आप ये याद रखो ये एलपीएस है एंड दिस इज द सेल वॉल, ठीक है। बाकी चीज़ों को आप भूल जाइए, सिर्फ इतना इस पे ध्यान दो, ठीक है, एलपीएस और सेल वॉल। अब ग्राम पॉजिटिव के पास एलपीएस नहीं थी, ग्राम नेगेटिव के पास एलपीएस थी। स्टेनिंग के दौरान क्या हुआ था, स्टेनिंग के दौरान जो भी स्टेन था वो कुछ स्टेन यहाँ पे गया और कुछ स्टेन यहाँ पे गया, ठीक है, सेल वॉल के अंदर। सेल वॉल का कंटेंट भी किस में ज़्यादा था, पेप्टिडोग्लाइकन का। तो पेप्टिडोग्लाइकन का कंटेंट वो ग्राम पॉजिटिव में ज़्यादा था एज कम्पेयर टू ग्राम नेगेटिव। एल्कोहल से वॉश करवाया तो एलपीएस ग्राम नेगेटिव की धुल गई, ठीक है, एलपीएस वॉज डिजॉल्व। एलपीएस डिजॉल्व हो गया तो एलपीएस डिजॉल्व होने की वजह से जो भी स्टेन यहाँ पर रिटेन हुआ था वो सारा स्टेन चला गया, और थोड़ा बहुत, क्योंकि पेप्टिडोग्लाइकन का अमाउंट ही कम था ग्राम नेगेटिव के अंदर, तो जो थोड़ा बहुत स्टेन था वो रह गया या फिर वो भी थोड़ा बहुत निकल गया। तो इसकी वजह से जो इसका कलर था वो लाइट था एज कम्पेयर टू द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जिसके पास पेप्टिडोग्लाइकन कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से स्टेनिंग ज़्यादा अच्छी हुई, इसीलिए हमने उसको डिवाइड कर दिया एज ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। ऐसे स्टेनिंग प्रोसेस हुई थी और ऐसे आपने उसको डिवाइड किया, ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स डिफर्स इन कंपोजिशन एंड थिकनेस अमंग डिफरेंट बैक्टीरिया, ठीक है, अलग अलग बैक्टीरिया के अलग अलग रिक्वायरमेंट्स की अकॉर्डिंग ग्लाइकोकैलिक्स का स्ट्रक्चर एंड ग्लाइकोकैलिक्स की कंपोजिशन अलग अलग है। It could be a loose sheath which is called slime layer in some, while in others it may be a thick and tough capsule. Slime layer and capsule. अब इनके uses क्या क्या हैं? अगर slime layer है तो slime layer क्या करेगी? Slime layer prevents water loss, ठीक है। एक्सट्रीम वाटर स्कैरसिटी वाली कंडीशन में बैक्टीरिया को बचाने के लिए उसके पास स्लाइमी लेयर ग्लाइकोकैलिक्स थी, ठीक है। कैप्सूल है तो कैप्सूल क्या करेगी? कैप्सूल इज गोइंग टू हाइड इट फ्रॉम द होस्ट इम्यून सिस्टम। तो जब बैक्टीरिया को कहीं इन्वेशन करना होता है किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर तो उसके इम्यून सिस्टम से उसको बचाने के लिए द बैक्टीरिया पोजेसेस कैप्सूल लाइक ग्लाइकोकैलिक्स। तो ये इन दोनों के काम है, ठीक है। सेल वॉल डिटरमाइन द शेप ऑफ द सेल एंड प्रोवाइड्स द स्ट्रक्चरल support to prevent the bacteria from bursting or collapsing. This statement you should remember very well. सेल मेम्ब्रेन का काम नहीं है, ये काम किसका है? सेल वॉल का है। एग्जाम में सेल मेम्ब्रेन लिख के आ जाएगा तो उसको सही नहीं करना। दिस इज सेल वॉल फंक्शन। The function of cell wall is that it determines the shape of the cell and provides a strong structural support to prevent the bacteria from bursting or collapsing. और ये बैक्टीरिया है, एनिमल सेल या प्लांट सेल नहीं है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल, ये तो सबको पता है, एंड इट इंटरैक्ट्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड। दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चरली टू दैट ऑफ द यूकैरियोट्स। अब इसमें नोट करने वाली बातें आप होगी कि सेल वॉल तो सेल मेम्ब्रेन के बाहर है तो इट शुड इंटरैक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड, तो फिर सेल मेम्ब्रेन की वाली बात क्यों कही गई? क्योंकि सेल वॉल इज अ स्ट्रक्चरल सपोर्ट, ठीक है, वो एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है उसके एनवेलप का, लेकिन जो चीज़ों का ट्रांसपोर्ट होता है, इन और आउट, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो चीज़ों का होता है वो कौन कैरी आउट करवाता है? वो काम सेल मेम्ब्रेन का होता है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल है, सेल मेम्ब्रेन एक्सचेंज को परमिट करती है स्पेसिफिक सब्सटेंसेस के लिए, इसीलिए सेल मेम्ब्रेन इज द वन व्हिच इंटरैक्ट्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड बीइंग प्रेजेंट इनसाइड द सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर होते हुए भी जो कंपोनेंट्स आउटसाइड इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करता है सेल का, वो क्या है? दैट इज सेल मेम्ब्रेन। और सेल वॉल का काम कितना है? स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करना और उसके शेप को डिटरमाइन करना, ठीक है। तो ये दोनों सेंटेंस आपस में अलग अलग है, यू शुड क्लियरली नो द डिफरेंस बिटवीन देम। Then a special membranous structure is the mesosome, which is formed by the extensions of plasma membrane into the cell. These extensions are in the form of vesicles, tubules and lamellae. यही मैंने बना रखा है स्ट्रक्चर, ठीक है। ये स्ट्रक्चर ट्यूब्यूल के फॉर्म में हो सकता है, वेसिकल के फॉर्म में हो सकता है या फिर लेमेले के फॉर्म में हो सकता है। दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, ठीक है। एक और फंक्शन डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स, तो ये आप इसके मेसोसोम के फंक्शन में लिख लीजिएगा, ठीक है। सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए डिस्ट्रीब्यूशन एंड डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। दे ऑल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन, secretion processes to increase the surface area of the plasma membrane and enzymatic content। ये चीज मैंने आपको बता दी ऑलरेडी।
In some prokaryotes like cyanobacteria, there are other membranous extensions into the cytoplasm which are called chromatophores which contain pigments और फिर उनका काम photosynthesis या फिर respiration से भी हो सकता है. But then cyanobacteria के अंदर आप उसको क्या बोलते हैं? cyanobacteria के अंदर they are called chromatophores. Bacterial cells may be motile or non-motile. ठीक है. If motile, then they will have a thin filamentous extension from their cell walls which is called flagella. अब इसमें नोट करने वाली बात क्या है? नोट करने वाली बात ये है that flagella arises from cell wall. ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है. सेल मेम्ब्रेन नहीं है, ग्लाइकोकैलिक्स नहीं है, बल्कि क्या है? सेल वॉल है. ठीक है. दे शो अरेंज इन द नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला. ये तो हो सकता है फ्लैजिला की पोजीशन में भी डिफरेंस हो. लाइक कुछ बैक्टीरिया ऐसा हो, कुछ बैक्टीरिया ऐसा हो. ठीक है, कोई बैक्टीरिया ऐसा हो, कोई बैक्टीरिया ऐसा भी हो सकता है. ठीक है, और कोई बैक्टीरिया ऐसा भी हो सकता है. तो उनके पोजीशन में और नंबर में भी डिफरेंस आ सकता है. ठीक है, दे हैव द नेम्स मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस. ठीक है, उसका अलग अलग नाम है बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ फिलामेंट्स एंड द नंबर ऑफ देम. ठीक है. Bacterial flagellum is composed of three parts: filament, hook, and basal body. Filament is the longest portion and extends from the cell surface to the outside. ये बैक्टीरिया की सेल वॉल है. तो यहाँ से एक बेसल बॉडी निकली है, यहाँ से हुक निकला है, एंड दिस इज द फिलामेंट which is going to be extending towards the outside of the cell. Basal body will be fit inside the cell wall. फिर ये हुक है एंड दिस इज फिलामेंट जो कि लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है उसका. और इन सबका कंपोजिशन क्या है? इन सबका कंपोजिशन सेंट्रियोल है. ठीक है, सेंट्रियोल के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, वो इसका कंपोजिशन है. ठीक है, तो ये बात हो गई फ्लैजिला की. Besides flagella, pili and fimbri are also the surface structures of the bacteria, but they do not play a role in motility. Pili और fimbri, they are also the surface structures. Surface structures में कौन कौन आ गए? Surface structures के अंदर flagella आ गया, pili आ गई एंड fimbri आ गई, जिसमें से ये दो लोकोमोटरी है, बाकी आर नॉन लोकोमोटरी. पिलाई एंड फिम्बरी आर नॉन लोकोमोटरी. पिलाई का काम क्या है? दे आर elongated tubular structures which are made up of a special protein, and that special protein is called pilin, which is not written here but you may know this is pilin. Fimbri are small bristle-like fibers sprouting out of the cell. They are known to help to attach the bacteria to rocks and streams and also to the host tissues. पिलाई का काम रिप्रोडक्शन में है. कॉन्जुगेशन पिलाइज बनती हैं बैक्टीरियाज के अंदर और वायरसेस के अंदर भी, इनफैक्ट कुछ जो कि जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करने में मदद करती हैं. सो दे हेल्प टू एक्सचेंज जेनेटिक मटेरियल. तो इसका काम किस में है? बेसिकली रिप्रोडक्शन में ही है. ठीक है, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है. फिम्बरी का काम किस में है? फिम्बरी का काम है अटैचमेंट्स के. ठीक है, अटैचमेंट टू सर्टेन रॉक्स. ठीक है, एंड सम सरफेसेस, and these are bristle-like structures. Fimbria are bristle-like structures and flagella is a filament structure. Difference is this. Difference पता होना चाहिए. Pili, fimbri and flagella. Flagella is a filamentous structure while fimbri is a bristle-like structure. Okay, तो ये बात हो गई इसके सेल एनवेलप और बाकी के सरफेस स्ट्रक्चर्स की. आई होप आपको डिफरेंसेस समझ में आ रहे होंगे. Now coming on to ribosomes and inclusion bodies. ठीक है, in prokaryotes ribosomes are associated with the plasma membrane of the cell. ठीक है, क्यों ऐसा? क्योंकि ट्रांसपोर्ट मशीनरी भी चाहिए हमको प्रोटीन सिंथेसिस के लिए. मतलब प्रोटीन बन रहा है तो प्रोटीन को बाहर एक्सपोर्ट करना है, तो और प्रोटीन को अंदर भी लेके आना है. ठीक है, इसीलिए राइबोसोम जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से स्टिक रहते हैं. ठीक है, और एक और रीजन इसका मैं बताती हूँ, जैसे कि मीसोजोम था. ठीक है, तो आपको कहीं पे ये मीसो किसी बैक्टीरिया में मीसोजोम पे भी अटैच मिल जाएंगे. ऐसा इसीलिए भी है क्योंकि देखो प्रोटीन से रिलेटेड जो भी मॉडिफिकेशंस होती हैं वो सारी कहाँ पे हो रही हैं? मीसोजोम के अंदर हो रही हैं. ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली रिएक्शन सेंटर प्रोकैरियोट्स में मीसोजोम और साइटोप्लाज्म ही है,
जो भी एंजाइमेटिक रिएक्शंस चलती हैं वो कहाँ चलती हैं, मेसोसोम के अंदर चलती हैं। तो इसीलिए राइबोसोम्स उसके ऊपर कनेक्टेड अटैच्ड रहते हैं, जिससे कि प्रोटीन मॉडिफिकेशन से रिलेटेड जो भी रिएक्शंस होनी हो वो कहाँ पर हो जाए, मेसोसोम पर हो सके इजीली, ठीक है। और वही फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फोल्डिंग ही क्या है, वही मेसोसोम है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। साइज 15 इंटू 20 नैनोमीटर, किसका साइज है ये प्रोकैरियोटिक साइज है, ठीक है, ये भी याद रखनी है। दिस इज प्रोकैरियोटिक साइज ऑफ राइबोसोम and they are made up of two subunits 50s and 30s, which when present together will form 70s ribosomes. Ribosomes are the site of protein synthesis. Several ribosomes may attach to a single mRNA and form a certain chain which is called polyribosome or polysome, ठीक है। दिस इज आर mRNA, मैसेंजर RNA। इसके ऊपर राइबोसोम जब अटैच हो जाएंगे तो उसको आप क्या बोलोगे, पॉलीजोम या फिर पॉलीराइबोसोम। इसका काम कहाँ पे होता है, इसका काम होता है ट्रांसलेशन में, विच इज ट्रांसलेशन क्या होता है, ट्रांसलेशन इज mRNA टू प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि mRNA प्रोटीन में बदल गया, नहीं, mRNA प्रोटीन में नहीं बदला, बल्कि हमने किया क्या है, हमने mRNA को डिकोड करके, mRNA की सीक्वेंसेस को डिकोड करके हमने राइबोसोम की मदद से वो प्रोटीन्स बनाए हैं। तो दिस इज ट्रांसलेशन। एंड व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन इज फॉर्मेशन ऑफ डीएनए इनटू mRNA, ठीक है, यू पीपल मस्ट हैव स्टडीड इट। तो ट्रांसक्रिप्शन इज, लेट मी राइट इट फॉर यू, ट्रांसक्रिप्शन इज डीएनए टू mRNA, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन से, या सॉरी डीएनए रेप्लिकेशन नहीं, ट्रांसक्रिप्शन की मदद से जो डीएनए है वो मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और ट्रांसलेशन की मदद से जो mRNA है उसको डिकोड करके हम प्रोटीन्स बनाते हैं विच आर एक्सप्रेस्ड। अब वो प्रोटीन किसी भी तरीके के हो सकते हैं, लाइक आप बता देती हूँ मैं, वैसे यहाँ पे आपको थोड़ा सा जरूरी भी है आपके लिए जानना। प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि जो प्रोटीन्स आपको चाहिए बस वही, प्रोटीन सिंथेसिस को और डीपली समझिए तो आप जो भी आपकी बॉडी के स्ट्रक्चर्स हैं वो किससे बने हैं, वो प्रोटीन के एक्सप्रेस होने से ही तो बने हैं। तो कोई भी चीज आपकी बॉडी में अगर एक्सप्रेस हो रही है तो वो कैसे एक्सप्रेस हो रही है, वो ऐसे एक्सप्रेस हो रही है कि mRNA को डिकोड किया गया है ट्रांसलेशन की मदद से और वो प्रोटीन बनाया गया है जो कि आपकी बॉडी में एक्सप्रेस हो रहा है। लाइक आई कलर आपका कैसा है, ब्राउन, ब्लैक, ठीक है, ब्लू, ग्रीन, क्यों है, क्योंकि उससे रिलेटेड पर्टिकुलर प्रोटीन, उस कलर का पर्टिकुलर प्रोटीन आपकी बॉडी में एक्सप्रेस हुआ है, ठीक है। आपका लाइक ईयर लोब है वो फ्री है या अटैच्ड है, उससे रिलेटेड प्रोटीन आपकी बॉडी में एक्सप्रेस हुआ है। तो कोई भी चीज, जीन एक्सप्रेस, जीन के प्रोडक्शन से लेके जीन के एक्सप्रेशन तक क्या क्या सीरीज चलती है, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। डीएनए से mRNA बनाया तो डीएनए एंटेंगल स्ट्रक्चर था और डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर था, ठीक है। उसके दोनों स्ट्रैंड्स पे कुछ सीक्वेंसेस थे, उसको सिंगल स्टैंडर्ड बनाया गया, उसके सिंगल स्टैंडर्ड पोर्शन के जीन्स को रीड किया गया और रीड करके राइबोसोम्स के थ्रू प्रोटीन्स बनाया गया जो आपकी बॉडी में इवेंचुअली एक्सप्रेस हुए, ठीक है। तो राइबोसोम ऑफ अ पॉलीसोम ट्रांसलेट्स द mRNA इनटू प्रोटीन्स। तो ये होता है ट्रांसलेशन का मतलब। ट्रांसलेशन का मतलब ये नहीं होता कि mRNA प्रोटीन में चेंज हो गया, ट्रांसलेशन का मतलब ये होता है कि mRNA को डिकोड करके आपने प्रोटीन पर्टिकुलर बनाए, ठीक है। तो ये हो गया राइबोसोम के बारे में, प्रोकैरियोट्स के बारे में बेसिकली। और 70s राइबोसोम प्रोकैरियोट्स के अंदर होते हैं, और कहाँ होते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी यही होते हैं, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी 70s राइबोसोम्स ही प्रेजेंट होते हैं। 70s बनते कितने कितने से हैं, 70s की सब यूनिट्स हैं 30s एंड 50s, दोनों को ऐड करके 80s मत कर दीजिएगा। 80s की सब यूनिट्स अलग होती हैं जो कि यूकैरियोटिक सेल्स की होती हैं। यूकैरियोटिक सेल्स में 80s राइबोसोम्स होते हैं और उसकी सब यूनिट्स होती है 40s एंड 60s, ठीक है, जो ऐड होकर 100 आएगा, बट आपको नहीं लगाना है। 80s की सब यूनिट्स 40s, 60s एंड 70 की सब यूनिट्स 30 एंड 50s। Coming on to inclusion bodies, reserve material in prokaryotic cells are stored in the cytoplasm in the form of inclusion bodies, ठीक है। These are not bounded by any membrane system and they lie freely in the cytoplasm. Example phosphate granules, cyanophyllin granules and glycogen granules, ठीक है। तो प्रोकैरियोट के अंदर कोई स्पेशल मशीनरी तो है नहीं या कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनल हो जो इन रिजर्व फूड को स्टोर कर सके, नहीं है ना ऐसा कुछ। यूकैरियोट्स में तो चलो लाइसोसोम होता है जो आपके वेस्ट प्रोडक्ट्स या फिर जो भी एक्सक्रीटरी मैटर होता है वो स्टोर कर लेता है, ठीक है, जो भी उसने डाइजेस्ट किया होता है वो डाइजेस्टेड कंटेंट वो लाइसोसोम के अंदर स्टोर कर लेता है। फूड वैक्यूल्स होते हैं जो कि डाइजेस्टेड या अनडाइजेस्टेड फूड को स्टोर करते हैं, ठीक है। और यूकैरियोट्स में क्या क्या होता है, यूकैरियोट्स के अंदर प्रोटीन और फैट को स्टोर करने के लिए भी अलग अलग होते हैं। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यूकैरियोटिक सेल्स के पास तो मटेरियल है, ऑर्गेनेलीज है कि वो कोई रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर कर सके, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल के पास तो कुछ है ही नहीं। प्रोकैरियोटिक सेल के पास सिर्फ साइटोप्लाज्म है और राइबोसोम है
और न्यूक्लियस है। तो उसके पास भी तो रिजर्व फूड होगा ना, अपनी लाइफ को अगर उसको सस्टेन करना है तो वो भी तो खाना खाएगा और वो भी तो कुछ चीजें स्टोर करेगा एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। तो वो चीजें कैसे स्टोर होंगी फिर? वो चीजें विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज, और इंक्लूजन बॉडीज के अराउंड कोई मेम्ब्रेन बाउंड नहीं स्ट्रक्चर होता। इंक्लूजन बॉडीज आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स, बट उनके वो फिर भी एक कंपार्टमेंटलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसा नहीं कि पूरे सेल में फैले हुए हैं, ठीक है। दे आर स्टिल कंपार्टमेंटलाइज्ड बट दे आर नॉट जस्ट मेम्ब्रेन बाउंड। कुछ भी स्टोर कर सकते हैं वो, ठीक है, लाइक फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स हो गए, सल्फेट ग्रेन्यूल्स भी होती है इनफैक्ट, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल के अंदर साइनोफाइसिन स्टार्च होते हैं, ठीक है, कुछ प्रोटीन्स भी स्टोर होते हैं इसके अंदर। ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर होता है। इन गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन द ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। और ये गैस वैक्यूल्स का काम क्या है? दे प्रोवाइड द buoyancy, ठीक है, दे प्रोवाइड द buoyancy। आई होप द स्पेलिंग इज करेक्ट। ये तो प्रोवाइड बायोएनर्जी, क्योंकि ये सारे ऑर्गेनिज्म ज्यादातर कैसे होते हैं? एक्वेटिक होते हैं। उनको बायोएनर्जी प्रोवाइड करने के लिए गैस वैक्यूल्स होते हैं, विच इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ इंक्लूजन बॉडीज। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स हम यहाँ पे खत्म कर चुके हैं। नाउ नेक्स्ट वी विल बी स्टडीइंग यूकैरियोटिक सेल्स। टिल देन कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।